हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को देखा था, जिसमें ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 3.1 को। इसमें गुणज, गुणनखंड ये सब के बारे में पढ़ना है, तो बीच बीच में हम आपको उसका डेफिनेशन बताते चलेंगे और स्क्रीन पर भी देते चलेंगे ताकि आप उसे नोट कर सकें, आगे भी काम आएगा वो। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले 15 के सभी गुणनखंड लिखे। गुणनखंड का मतलब होगा कि 15 में किस किस अंक से भाग लग सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि उत्तर 15 के सभी गुणनखंड बराबर कौन कौन सा हो जाएगा, एक से लग सकता है। एक से तो सभी में लगता है, ठीक। किसी का भी गुणनखंड पूछे एक तो होगा ही होगा। अब देखिए कि 2 से लगता है तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, फिर और किससे भाग लग जाएगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, इसके बाद किससे लगेगा, और किसी से नहीं, सिर्फ 15 से लग जाएगा। ठीक, तो 1, 3, 5 और 15 के गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अगला सेम उसी तरह से 64 के सभी गुणनखंड लिखिए। उत्तर जैसा 1 नंबर था उसी प्रकार से 64 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखे भी। 64 के सभी गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो फिर 4 से लग जाएगा, 16 चौका 64, फिर और कितना से लग जाएगा, 8 8 64, उसके बाद लग जाएगा कितना से, 13 बजे 65, नहीं लगेगा, फिर आते हैं 16 चौका 64, 16 से लग जाएगा, 32 से लग जाएगा और फिर 64 से लग जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 से इसमें लगेगा। जिससे ही भाग लगेगा उसी को यहाँ लिखना है ना, उसी को बोलते हैं गुणनखंड, जिससे भी भाग लग जाए। अगला सवाल, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। जैसा 1, 2 था सेम उसी प्रकार से है। तो 36 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो देखिए 1 नंबर उत्तर यहाँ लिखते हैं। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, 36 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। जैसा 1, 2 था सेम है। अगर वो समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, सब समझ में आएगा। 36 के सभी गुणनखंड, 36 में किस किस अंक से भाग लगेगा, 1, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 नामा 36 होता है। ठीक है, उसके बाद 6 से भी लग जाएगा, 6 1 36, उसके बाद 9 चौक 36 होता है, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, फिर और 18 दूनी 36, उसके बाद तो फिर 36 से कम 36, इसके अलावा तो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 36 के सभी गुणनखंड ये सब हो गए। सेम उसी प्रकार से दूसरा बनेगा 45 के सभी गुणनखंड लिखना है। 45 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, 2 से इसमें नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 15 3 45, फिर इसमें कितना 5 से लग जाएगा, उसके बाद 5 से लग गया तो फिर कितना से लग जाएगा, 9 5 45 होता जाएगा, उसके बाद 15 3 45, अब तो नहीं लगेगा किसी से, है ना, नहीं लगेगा, 45 से कम 45 बस। इस प्रकार से हमने दूसरा का भी बना लिया। तीसरा आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ किस किस से भाग लगता है, तो आपको पारा आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 से तो सब में लगता है, 3 से इसलिए लग गया, देख लीजिए, 2 से तो लगेगा नहीं इसलिए ये विषम संख्या है ना। सम विषम तो आपको आता होगा, जिसमें 2 से भाग लगे उसको सम कहते हैं, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसमें उसको विषम कहते हैं। सिंपल से तरीका सम को पहचानने का रूल है कि जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 रहता है वो सम हो जाती है, और जिसके अंतिम में इनके अलावा होता है जैसे कि 1 3 5 7 9, तो वो भी सम हो जाती है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो 45 के गुणनखंड कितना हो गया, 1 3 5 से लग जाएगा, 5 9 45, उसके बाद 9 से लग जाएगा, 9 5 45, 15 3 45, 45 से कम 45। तीसरा है 78 के सभी गुणनखंड बराबर। 78 में किस किस से लगा, देखिए 1 2 से लग जाएगा, फिर कितना से लग जाएगा, 8 7 15, 3 से लग जाएगा, फिर और कितना लग जाएगा। कुछ विभाजता का नियम भी याद कर लेंगे तो उससे भी और फायदा हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बोला 8 7 15, तो 15 3 से भाग लगता है, इसीलिए मैंने 3 से लगा दिया। ठीक, अब देखिए अंतिम में 8 है तो वो 5 से भाग नहीं लगेगा। 5 से विभाजता का नियम क्या होता है, अंत में 5 होना चाहिए, तो ये 5 से नहीं लगने वाला है। 6 से लगेगा क्या, हाँ 6 से लग जाएगा, ये 6 से लग जाएगा, और कितना से लग जाएगा, 6 से लग गया। अब इसमें कितना से, 9 से नहीं लगने वाला है, 8 से भी नहीं लगेगा, 10 11 12 13 से लग जाएगा, 13 6 78, फिर अब लग जाएगा कितना से, फिर इसमें लग जाएगा 26 से,
26 तिहाई, फिर 39 दूना, फिर अब 78 एकम 78। बस इस प्रकार से हमने लगा लिया। अब चलते हैं अगला, चौथा 125। 125 के सभी गुणनखंड लिखे। 125 में किस किस से भाग लग जाएगा? देखिए 1 से लगेगा ही लगेगा, अंतिम 5 है मतलब ये तो 2 से लगेगा ही नहीं, 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, ये अंत में 5 है मतलब ये 5 से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब और किसी से लगेगा क्या? ये लग जाएगा 90, और किसी से नहीं लगेगा, ये 25 से लग जाएगा, 25 25 125, और फिर 125 एकम 100। बस तो इस प्रकार से इसका भी बना लिया। अब लास्ट बचा है 5वां सवाल जो है 144 के सभी गुणनखंड बराबर। 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 4 8 1 9, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लगेगा क्या, 4 3 12, फिर 2 बचेगा 24, 4 से 24, 4 से भी लग जाएगा, 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से लग जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 लग जाएगा। उसके बाद और किससे लगेगा, 6 के बाद, अब इसके बाद 8 से लग जाएगा, 18 8 144, फिर 9 से लग जाएगा, 16 9 144 होता है, फिर 16 से 12 से लग जाएगा क्या, 12 12 144 होता है। ठीक है, फिर लग जाएगा 16 से, उसके बाद 18 8 144 होता है, 18 से भी लगा दिए। ठीक है, अब हम इसमें लगा देंगे 24 से लग जाएगा, 24, फिर उसके बाद लगेगा 36 से, अब लग जाएगा यहाँ पर 48 से लग जाएगा, फिर कितना से लगेगा 72, और फिर 144। सही है, इसमें आपको भाग कर करके देखना पड़ता है ना। ये 1 से लग गया, 2 से लगा, 3 से, 4 से, फिर 6 से लगा, 8 से लग गया, 9 16 9 144 होता है, 12 12 से 12 में गुना करके 144 होता है, 16 9 144, 18 8 144 होता है। ठीक है, 24 से भी अगर भाग करते तो वो लग जाता है कितना, 24 छक्का 144 हो जाता है। फिर यहाँ पर 36 से भी ये लग जाता है, 48 से भी लगता है, 72 144 से ये लग जाता है। राइट, तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड देखा 3 नंबर सवाल का। ठीक है, जिसमें गुणनखंड निकालना था जो हमने निकाल लिया। राइट, चलिए इसे अगर नोट करना था आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। तो अब तक के क्वेश्चन में हम लोगों ने गुणनखंड देखा, अब हम लोग बनाएंगे गुणज। गुणनखंड में होता था क्या, उसमें भाग करना पड़ता था, जिससे भी भाग लगता था उसको लिखना पड़ता था। और गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में किसी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको हम गुणज कहते हैं। जैसे कि 14 के गुणज लिखना है, तो इसमें कितना लिखना है ये तो कहा नहीं गया, तो आप 4 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो 14, फिर इसमें अगर 1 से गुना किए तो 14, 2 से गुना कीजिए तो 28, 3 से गुना किए तो 42, 4 से करेंगे तो 56, 5 से करेंगे तो 70। इसी प्रकार से और भी हो सकता है, तो यहाँ डॉट डॉट दे दिए कि और भी हो सकता है। 5वां सवाल सेम ही है, 18 के गुणज लिखना है, तो क्या हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ डॉट डॉट दे दिए। ठीक, और भी हो सकता है इसीलिए डॉट दिए। फिर 6 नंबर है, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखिए, जिसमें यहाँ दिया गया है। तो इसका पहला है 4, तो यहाँ लिखते हैं उत्तर, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 नंबर 4 के पहले 5 गुणज लिखना है। अब तो गुणज निकालने आ गया होगा, कैसे निकालते हैं, उसमें गुना करते हैं, 1 से 2 से 3 से, अब जितना से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम छोटा लेके चलते ताकि गुना करना आसान हो जाएगा। आप 100 से कीजिए, 200 से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 के पहले 5 गुणज यहाँ लिखना है, तो यहाँ पहले का मतलब 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, किसी प्राकृत संख्या से गुना करते हैं ना, इसलिए सबसे पहला प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो 4 के पहले गुणज, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, बस 5 गुणज लिखना है। इसी प्रकार से 12 के पहले 5 गुणज, फिर इसी प्रकार से कितना रहेगा 30 है। तो चलो हम लिखेंगे, पहले इसको बनाते हैं। 12 के पहले 5 गुणज कितना हो जाएगा 12, यहाँ बराबर देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ठीक है, तीसरा कितना 30 है, 30 के पहले 5 गुणज, यहाँ पर छूट रहा है कुछ ना, 5 छूट रहा है, 5 गुणज। ठीक है,
तो 30 के तो कितना हो जाएगा, 30, 30 दूनी 60, 90, 120 और 150 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल इसका है, चौथा में है 24, तो 24 के पहले 5 गुणज बराबर 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 3 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आखिरी सवाल है इसका पाँचवा में 50, तो 50 के पहले 5 गुणज बराबर 50, 100, फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 150, 200, फिर हो जाएगा 250, है ना। इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से 5 में गुना किए हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, इसमें सभी में क्या कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से गुना कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे पहला 5 गुणज पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। तुम पहले 1 कर रहे हैं, फिर 2 से गुना कर रहे हैं, फिर 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये गुणज निकल गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम बताते हैं अगला सवाल, तो इसका 7वां सवाल देखते हैं। तो 7 नंबर है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि आभाज्य संख्या आखिर कहते हैं किसे। तो ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसे भी इसको कहा करते हैं कि जिसका केवल एक या खुद जिसका गुणनखंड होता है, जिसमें एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे और उसके अलावा किसी से भाग ना लगे, उसे आभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों डिफिनेशन याद रखें कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसमें एक से और खुद से भाग लगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कौन सा संख्या है ये आप बता सकते हैं। अगर देखें 1, तो उसका एक ही गुणनखंड होता है, एक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो तो नहीं हो जाएगा आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का गुणनखंड क्या होता है, 1 और 2 होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं होता, इसीलिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2। ठीक है, 8वां सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, फटाफट बताता हूँ। सम आभाज्य संख्या बताइए। सम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और आभाज्य संख्या तो अभी देख चुके हैं आप, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ सम की बात हो रही है, तो 2 ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है, 2 एकम 2, इसीलिए सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला तो 9 नंबर 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अभाज्य युग्म कहते किसे, जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है तो उसे हम अभाज्य युग्म कहते हैं, या ऐसे भी कहते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। ठीक है, 2 आभाज्य संख्या का अंतर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, इसको अगर देखें घटा के तो 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा। अगर दूसरे रूल से देखें, रूल क्या कहता है कि इसके बीच में एक भाज्य संख्या होनी चाहिए, तो इसके बीच में क्या है 4, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य युग्म बन गया। फिर अगर देखें 5 और 7, तो 5 7 में से देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होती है, और 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, जो कि भाज्य संख्या है। यही रूल है कि 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या आनी चाहिए। अगला देखिए 7 और 9, 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8, जो कि भाज्य संख्या, और इसको घटा कर देखें तो अभी कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10, निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य का मतलब देख चुके हैं आप कि जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, या जिसमें एक या खुद से भाग लगे। ठीक है, तो देखिए 23 क्या है, 23 अभाज्य है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 23, इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A23 और दूसरा देखिए 28, तो ये भाज्य हो जाएगा, इसलिए कि 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, और इसमें किसी से भाग नहीं लगता है, मतलब एक या एक खुद से लगता है 31 से, तो इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 और 31, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये भी अभाज्य है। 23 एवं ई नंबर कितना हो जाएगा, 31। बस ये हो गया। अगला सवाल 11 देखते हैं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तब संयुक्त संख्या किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए आप। तो संयुक्त संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका 2 से ऊपर गुणनखंड होता है, या कहे तो 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड तो होगा ही होगा। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 3 गुणनखंड उसका होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा,
तो 2 तक तो देखिए आप क्या होता है, 1 का तो एक ही गुणनखंड होता है, 2 का 1 और 2, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो 2 ही गुणनखंड हुआ। 3 का भी देख सकते हैं आप, तो 1 और 3 होता है, मतलब 2 ही गुणनखंड हुआ। और 4 का कितना होता है, 1 2 4, मतलब उसका 3 गुणनखंड हुआ। और संयुक्त संख्या का डिफिनेशन भी होता है कि ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो उसका। तो 4 का कितना आता है, 1 2 और 4 आता है, मतलब 3 गुणनखंड आ गया, इसीलिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या आ जाएगा, 4 आंसर। इस प्रकार से हमने 11 नंबर तक बना लिया, ठीक है। तो इसे आप नोट करना है तो नोट कीजिए। हम अगला सवाल बताते हैं 12 नंबर। अब वीडियो को रोक कर आप नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट करते चले, ठीक है। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितना था, हमने 11 नंबर तक बना लिया था। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है क्या, 100 से कम 5 क्रमांगत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई आभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, 5 लगातार होना चाहिए। तो ऐसे ही कौन सी है, देखिए। तो इस तरह की संख्या आती है कितनी, 24 25 26 27 28, ठीक है, जो कि लगातार है और वो भाज्य संख्या है। 24 भी भाज्य है, 25 26 27 और 28, देखिए 1 2 3 4 5। 100 से कम 5 क्रमांकन संख्या यही है जो कि कंटिन्यू 5 भाज्य संख्या आती है, इसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आती, ठीक। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है किसी संख्या के इकाई का स्थान पर कितना है, 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच में हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। देखिए 150 से 200 के बीच में, मतलब वो कितना कितना हो सकता है, 155 हो सकता है, 165 हो सकता है, 175 185 195, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि संयुक्त होगा या अभाज्य होगा। तो अभाज्य का मतलब क्या, देखें आप कि उसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा, लेकिन आप इनको देखेंगे तो 1 तो होगा ही और खुद 155 तो होगा ही, और जैसे ही अंतिम में 5 आ रहा है इसका मतलब 5 से भी ये विभाज्य होगा, मतलब ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभाज्य तो नहीं है। और संयुक्त संख्या का आपने क्या देखा है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो और कम से कम 3 गुणनखंड हो, यही ना देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम तो इसका 3 गुणनखंड होगा ही सभी का, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, संयुक्त संख्या है, राइट। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, संयुक्त, संयुक्त, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 10 से बड़ी संख्या के अभाज्य होने के लिए उनके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 10 से बड़ी है और उसके इकाई के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर दे हम कि वह अभाज्य हो जाएगा। अगर हम 1 दे 10 के बाद, अगर देखिए 10 के बाद कितना, इकाई के स्थान पर 1 देना है ना, तो अगर हम 11 को देखें तो यहाँ 1 लगाएं तो क्या हुआ, ये अभाज्य हो गया, मतलब हम 1 लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए अगर हम 12 को देखें तो नहीं, लेकिन 2 तो होगा ही नहीं, मतलब 2 होगा तो विभाज्य, इसलिए वो तो सम संख्या है, तो 2 से भाग लगती है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, अभाज्य लाने के लिए, मतलब 1 3 5 7 9 इनमें से देखना होगा हमें। तो 3 भी लगाते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, ठीक। अगर 5 लगाते हैं तो 5 किस में लगाएंगे, तो 5 नहीं लगा सकते, 5 लगाएंगे मतलब वो 5 से भाग लग जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। लेकिन हमको अभाज्य लाना है, मतलब 5 नहीं ला सकते। 1 3, उसके बाद अगर 17 को देखें तो ये भी अभाज्य है, 19 को देखें तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, 1 3 7 और 9। 10 से बड़ी अगर किसी संख्या को अभाज्य लाना है, अभाज्य लिखना है आपको, तो उसके इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, 1 3 7 9, इनमें से कोई भी होगा तो अभाज्य हो सकती है। सभी के लिए नहीं लागू नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस जैसे कि 27 को देखिए, 27 में लेके देख सकते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा। लेकिन 17 को देख लीजिए, वो अभाज्य हो जाएगा। इसलिए हो सकती है इकाई का स्थान पर अगर हम 7 दें तो वो संख्या अभाज्य हो जाए, है ना। सवाल में भी यही पूछा जा रहा है कि 10 से ऊपर, 10 से बड़ी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है, होगा नहीं। चलिए हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका कोई भी गुणनखंड न हो। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे कि कम से कम तो 1 तो होगा ही, उसके अलावा हो ना हो लेकिन 1 तो कम से कम गुणनखंड होगा ही, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 1 से 100 के बीच में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है, वे कौन सी है। तो 1 से 1 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 6 और 28 ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर, निम्न में से प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखे। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे।
17 में 5 सवाल दिए गए जिसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या के जोड़ के रूप में इसे लिखिए। तो देखिए 32 को अगर हम 13 और प्लस 19 कर दे तो ये 32 हो जाएगी और दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कहीं कोई हो 40 को देखिए अगर हम तो 40 का हो जाएगा 17 प्लस अगर हम 23 लगा दे, दोनों अभाज्य संख्या है तो क्या उससे 7 3 10, हाँ ठीक है हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 56 को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 43, ये दोनों अभाज्य संख्या ठीक है ना। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कोई हो तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है। 80 में हम क्या देखेंगे, अगर हम 37 प्लस 10 में 7 का 3 7 में 3 का 4 43 कर दे तो हो जाएगी, सही है ना, हाँ ये हो जाएगी। उसके बाद 5वां सवाल के देखिए अगर 100 है तो अगर हम यहाँ 53 प्लस 47 कर दे तो हो जाएगी, दोनों आभाज्य संख्या सही है। तो इस प्रकार से ये आभाज्य संख्या, इसके अलावा भी आप चेक कर लीजिए कहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तो दिख रहा था जो लग रहा है हम वो लिखे हैं, ये भी एक आभाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 17 नंबर सवाल तक बना लिया। अगर आपको नोट करना है तो इसे वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में। तो 18 नंबर सवाल दिया गया है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी, ठीक है। तो कितना है 18 नंबर सवाल। पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं फिर संयुक्त संख्या लिखेंगे। पहले संयुक्त संख्या ही लिखते हैं, संयुक्त संख्या, फिर जो बच जाएगा वो अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या, चलिए 16 से छोटी कह रहा है ना, मतलब 15 तक, तो कितना हो जाएगा संयुक्त संख्या क्या क्या हो जाती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपने देखा है 4 होता है, ठीक है। 4 6 हो जाएगा, 6 के बाद कितना हो जाएगा 9 नहीं 8 भी तो होगा, 8 9 10 12 13 नहीं होगा, 14 15, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसको संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो देख सकते हैं सबका 3 गुणनखंड है। इसके अलावा जो भी बच जाएगा वो अभाज्य संख्या में चला जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक नहीं तो भाज्य नहीं तो अभाज्य, इसलिए एक को छोड़ के चलेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 3 5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 11 13, ये हो जाएगी आभाज्य संख्या में, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 नंबर भी हमने बना लिया। अब बनाते हैं 19 नंबर, देखते हैं 19 में क्या है। 19 नंबर क्या 1729 एक आभाज्य संख्या है। 1729 क्या कोई आभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं, 1729 आभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें किसी न किसी से भाग लगेगा, आप लगा कर चेक कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल जो कि आखिरी सवाल बचा हुआ है, हम देखते हैं इसको। इस चैप्टर के ये आखिरी सवाल बचा हुआ है 20 नंबर सवाल। चलिए अब इसको ही फटाफट बनाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो सत्य है उसके आगे सही का चिन्ह और जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो जिसमें पहला सवाल दिया गया वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो सही बात है, 1 है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो गुणनखंड में आपको मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होता है, 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो सही बात है, तो हम इसको लिख देंगे, सही का चिन्ह लगाना तो हम सही लगा दिए। दूसरा, वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो सम तो है 2 और अभाज्य भी है 2, है ना। ये आपको पिछले सवाल में देखा होगा आपने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सही बात है। तो हम लगा दिए सही का निशान। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। संयुक्त संख्या का मतलब आपने देखा है कि संयुक्त संख्या का डेफिनेशन क्या देखा है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो और कम से कम 3 गुणनखंड हो उसका। और सबसे छोटी संख्या संयुक्त संख्या आपने देखा है क्या होता है, 4 होता है, इसीलिए गलत है। तो यहाँ लगा देंगे गलत। इसका 4 नंबर सवाल है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ है अभाज्य संख्या 3 है और 5 है, इनको जोड़ के देखिए तो क्या होता है 8 आ रहा है जो सम है। लेकिन इसी जगह अभाज्य 2 भी तो है, तो हम अगर 2 को देखिए तो और 3 को देखिए, 3 भी अभाज्य है, तो 3 2 क्या होता है 5 होता है जो भी सम है। इसीलिए हर स्थिति में अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम नहीं आता है, इसीलिए गलत है, ये सही नहीं है, इसीलिए गलत है, राइट। उसके बाद है 5वां, 2 को छोड़कर किन्हीं
भी दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है। देखिए 2 को छोड़कर ये भी दोनों भी अभाज्य ही है और इनका योगफल क्या हो रहा है, सम हो रहा है, मतलब ये सही बात है, तो इसको हम लगा दिए सही। ठीक है, आगे सभी सम संख्याओं का सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। तो 2 भी एक सम संख्या है लेकिन वो संयुक्त नहीं है, इसलिए गलत है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 2 क्या है, एक सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या है वो, इसीलिए ये गलत बात है कि सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या होती है, सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं होती है। 7वां 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। देखते हैं 3 विषम संख्या लेकर, जैसे कि 3, 5 और 7 ये विषम है, जोड़ते हैं 5, 3, 8, 7, 15 विषम संख्या होती है, मतलब सही बात है, ये विषम आ गया, इसीलिए सही है। आखिरी सवाल बचा हुआ है, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। जैसे कि 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। 2 सम संख्या, तो दोनों को हम जोड़े तो क्या आया, सम संख्या ही आया। इसमें भी कहा जा रहा है कि सदैव सम संख्या होती है, तो सही बात है कि सम संख्या ही आई है, इसीलिए सही का निशान हम लगा दिए। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बना लिया है। इस प्रकार से हमने 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सभी सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सही में समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आपको 6th क्लास के अलावा और भी क्लास के वीडियो चाहिए तो उसके लिए अदर चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें। और आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें 1 to 10 की सारी नोट्स और भी कई सारी नोट्स उसमें है रखी हुई, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और डेली उसमें अपडेट होते रहता है, तो हो सके जो ना हो वो अपडेट हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। ठीक है, और जो भी ना हो, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट करें, हम उसको कोशिश करेंगे पूरा करने का जल्द से जल्द। ठीक है ना, वो पूरा तो हो ही जाएगी लेकिन थोड़ी समय लगेगी, लेकिन अगर आप कमेंट करते तो सबसे पहले हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।